बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो गई और पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। राजा फैसल मुमताज़ के हक में 36 जबकि मुखालफत में 2 वोट आए हैं। पीपल्स पार्टी का दावा यह था कि 38 वोट की हिमायत हासिल, लेकिन आज 2 वोट मुखालफत में आए और 36 वोटों की हिमायत हासिल हुई। बहरहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तो तब्दील की है, लेकिन क्या वो वहां के हालात भी तब्दील कर पाएंगे? यकीनी तौर पर यह बड़ा सवाल, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हालिया एहतजाजों ने सूरत हाल को तशवीशनाक बता दिया था और उसी सूरत हाल की कड़ी आज हमने देखी भी। अब नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के बाद विफाकी आईनी अदालत ने आज काम का बाकायदा आगाज किया। 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने आज हल्फ भी उठाया और इस तरह विफाकी आईनी अदालत में जजेस की कुल तादाद जो है वो अब 7 हो गई है। 27वीं तरमीम के बाद जजेस के इस्तीफों का सिलसिला भी दूसरी जानिब शुरू हो चुका है। एक तरफ हुकूमती वज़रा और रहनुमा इन इस्तीफों पर खुशी का इजहार करते हमें दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब आज सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पर एक तवील बयान दिया, जिसमें उनकी जानिब से जो कहा गया वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जजेस के इस्तीफे जमहूरियत की बालादस्ती का ख्वाब देखने वालों के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नजर आ रहा है कि इस्तीफों का ये सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है, बल्कि अदलिया से होता हुआ पार्लियामेंट तक जाएगा। सवाल पैदा होता है कि ये खदशात किस हद तक दुरुस्त हैं, जबकि आज बांग्लादेश की एक आला अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लीक फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए थे। अब मुलजिमा ने तलबा के मुतालिबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। अदालती फैसले में यह भी कहा गया उन्होंने तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दामात किए। इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की वापसी का भी अब मुतालिबा किया है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ कराता चलूँ। नून लीग से हमारे साथ मौजूद है वफाकी काबीना के रुकन और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ कादिर बंदोखेल साहब है जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं जो कि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील खान साहब। तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आगाज करना चाहूंगा कादिर बंदोखेल साहब आपसे। बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है पीपल्स पार्टी के लिए, हुकूमत वक्त के लिए। हमने यहाँ पे भी देखा जो चाहा पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम की सूरत में वो भी पास हुआ, और उसके बाद हम देखा आज जो आज़ाद कश्मीर में एक आईनी तरीक़ाकार के तहत नया वज़ीर आज़म आप लोगों का है। तो सर, एक तो ये जानना चाहूँगा कि इस इतनी सारी सूरत हाल में हमने ये देखा कि बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ें की गई हैं। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जिस सूरत हाल के पेश नज़र आज की सूरत हाल डेवलप हुई, यानी आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उनकी तरफ किस हद तक अब तवज्जो आपकी मबज़ूल है और क्या पॉलिसी होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मौजूदा असम्बली आज़ाद कश्मीर का ये चौथा वज़ीर आज़म है एक असम्बली के अंदर। ऐसे है, इससे पहले जो 3 वज़ीर आज़म गुजरे हैं वो तीनों पीटीआई के थे और वो एक दूसरे को डसते रहे। और ये आखिरी जो चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत थे, इनको भी सहारा दिया है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। और अभी चंद दिन पहले नून लीग ने अपना हाथ खींच लिया है। जब हाथ खींच लिया है तो सबसे बड़ी जो पार्टी थी पीपल्स पार्टी थी आज़ाद कश्मीर की असम्बली में, तो पीपल्स पार्टी यकीनन उन्होंने नून लीग ने भी सपोर्ट किया है और कुछ आज़ाद लोगों ने भी किया है। तो यूं समझ लो कि ये 3-4 महीने की हुकूमत है। ये कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता आप 27वीं तरमीम से जो जोड़ रहे हो या कोई और आपकी कोई जहन में कोई बात है, क्योंकि ये एक बड़ा तल्ख और बड़ी मुश्किल हुकूमत है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है चंद महीने पहले जो आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी थी और उनके साथ जो मुस्लिम लीग नून का मुआहिदा हुआ वफाकी हुकूमत का, इसमें पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद थे उसमें, तो वो काफी मुश्किल मरला है और काफी मुश्किल तो मैं ये समझ रहा हूँ उसको पूरा करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीपल्स पार्टी के लिए, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने ये चैलेंज कबूल करते हुए और ये वज़ारत आज़मा ली है। तो अब क्या तरीक़ाकार होगा, पॉलिसी क्या होगी इन तमाम मसाइल? सवाल मेरा बेसिकली ये था कि जिन सूरत हाल से गुजरते हुए हालात यहाँ तक पहुँचे हैं जिसका आपने भी तज़किरा किया, तो किस तरह से निपटा जाएगा? देखिए आज जो वज़ीर आज़म फैसल राठौर साहब ने जो पहले ऐलान किया उसने ये कहा कि 20 से ज़्यादा सेक्रेटरी नहीं होंगे, वजारतें कम होंगे
और बहुत सारे इकदाम को उन्होंने ऐलान किया आज ही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन वो जो एक्शन कमेटी के साथ जो मुआहदे हुए हैं उस मुआहदे के तहत और उनकी जो शिक्के हैं उनके मुताबिक जो है ना उन्हें इकदाम करना होगा। और इसी वजह से भी करना होगा क्योंकि आगे फिर 3-4 महीने के बाद अगला इलेक्शन आ रहा है, तो यकीनन पीपल्स पार्टी चाहेगी कि अगले इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस मौजूदा हुकूमत की अच्छी रहेगी, तो अगली इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। तो मैं कहता हूँ एक बहुत ही मुश्किल मरला है, बड़ा टफ टाइम है और टाइम भी बड़ा कम है। वो कहता है ना वक्त कम मुकाबला सख्त, उस तरह है। बिल्कुल ठीक है ज़फ़र साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुबारकबाद की यकीनी तौर पर मुस्तहिक आप भी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वही सवाल आपसे करूँगा कि इन हाउस तो तब्दीली आ गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए जो तब्दीली लाने का ख्वाब है या जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं वो कब तक आएगी? जी, ये सवाल आपका मुझसे या PMLN? हुज़ैफर रहमान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। जी मैं बहुत शुक्रिया जी। मैंने बिल्कुल कादिर बंदोखेल साहब की गुफ्तगू भी सुनी। बिल्कुल जी, कोई शक नहीं। एक तो जो मुआहदा हुआ है, एहतजाजी कमेटी जो थी उसका जो मुआहदा था वो पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों के साथ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों जो है हुकूमत में है। ज़ाहिर है ये हुकूमत में हम इनके इत्तेहादी ही हैं, तो जो उनसे हमने चीज़ें तय की हैं कुछ चीज़ें उनमें से ऐसी हैं जो कि आईनी तरमीम के बाद जो है वो दुरुस्त होनी है। जिस तरीके से उन्होंने जो सीट्स का कहा था, वो सीट्स जो हैं जो इलेक्शंस बाहर होते हैं आज़ाद कश्मीर से बाहर, उसके बारे में उन्होंने कहा था। इसी तरीके से जो चीज़ें आईनी तरमीम के बगैर थी। मुझे आवाज़ वापस आ रही है आपके, शायद मेरे ख्याल से यार आवाज़ आप वापस आ रही है, जा रही है। हुज़ैफर रहमान साहब को काइंडली ज़रा इसको देखें। नहीं, प्रोड्यूसर खुद बोल रहे हैं किसी से, मेरे ख्याल से गपशप कर रहे हैं, अगर इसको बंद कर दें तो इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी थी कि जो कि इंतजामी तौर पर होनी थी, कुछ फिलफौर कर दी गई थी और कुछ चीजें जो है अब फैसल राठौर साहब बने हैं वजीर आजम, इनके वजीर आजम बनने के बाद होंगी। क्योंकि पिछले 4 सालों में बल्कि 5 सालों में आजाद कश्मीर के हवाले से पहले सरदार तनवीर इलियास वजीर आजम बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जरा टिकट पे MLA बने थे। उनको उनके बारे में मुझे तासुर था कि वो एक इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन के जरिए आए हैं। उसके बाद ये दूसरे वजीर आजम आ गए। इन दोनों वज़ीर आज़म के दौर में कश्मीर के अंदर आपने देखा पहली दफा इतना सख्त एहतजाज हुआ, एहसास महरूमी बढ़ा। बेसिकली ये तासुर है अमूमी तौर पर कि अवाम के प्रॉपर नुमाइंदे नहीं थे या अवाम इन पर एतमाद नहीं करती थी। पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर रही है कश्मीर की, हम बड़े स्टेक होल्डर हैं। फैसल राठौर साहब की पूरी फैमिली जो है वो अरसे दराज से सियासत में है, उनके वालिद साहब भी ज़ाहिर है। तो अब वो अगर वज़ीर आज़म बने हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन मैं इतना आपको कहूं कि हमारा नुक्ता नजर ये था कि अगर इलेक्शन फौरन करा दिए जाते तो एक नए मैंडेट के साथ जरा काम करना आसान होता। लेकिन पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर ये था कि नहीं, हम चीजें पहले कुछ हद तक बेहतर कर लें, जो 6, 8 या 9 माह रह गए हैं उसके बाद फिर नए इंतखाबात में जाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमने पीपल्स पार्टी के सामने इस मामले पर हमने अपनी राय जो है वो सरगू की और अब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उसने वजारत उज़्मा ली है। तो बिल्कुल कादिर बंदोखेल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। जी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है यकीनी तौर पर। मैंने इसी जानिब आना भी था कि चीज़ें उजरत में हुई हैं और कुछ ही माह रह गए हैं, तो ज़रूरत क्यों पेश आई गवर्नमेंट चेंज करने की या वज़ीर आज़म चेंज करने की, क्योंकि बहरहाल इस पर हम आपकी दोबारा राय भी लेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहब, आप सारी सूरत को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पीपल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, वो हमें कहीं पर दिखाई नहीं देती है, चाहे वो हम पाकिस्तान की बात कर लें, कौमी असम्बली की बात कर लें और आज़ाद कश्मीर में आज देखा हमने वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ कहीं पर भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जाली असेंबलियों का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती, वो लोगों के दिलों में रहती है और जब वोट डालते हैं लोग तो 2/3 अक्सरियत देते हैं। तो हमें ये तो वादे है, तू मेरा हाजी बगो मैं तेरा हाजी बगो, हम दोनों हजरात बैठे हुए हैं, दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कभी एक वजीर आजम बन जाता है, कभी दूसरा बन जाता है। आजाद कश्मीर का बारी बारी खेल रहे, खेलने दीजिए। बात ये है कि इन सबको रोना आता है, बड़ा अच्छा। PTI की हुकूमत के जितने माह हुए थे उससे ज्यादा माह तो इनकी PDM-1 केयर टेकर सेटअप और ये दूसरी को हो चुकी, और उसके बावजूद सारी बुराइयां PTI की। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर 75 साल ये हुकूमत करते आए, सारी बुराइयां PTI की। कोई जो कुछ मुल्क की बदहाली है वो PTI ने की है। एक 40 माह के अंदर 77 साल का बिगाड़ जो है एक तरफ और 40 माह का बिगाड़ एक तरफ।
और उसके बाद जिस आदमी ने और जिस हुकूमत में बिगाड़ किया, उसके जितने भी आप लेना चाहें जीडीपी ग्रोथ रेट वो देख लीजिए, आप $1 मिलियन ट्री सुनामी देख लीजिए, एहसास प्रोग्राम देख लीजिए, दुनिया ने सराहा, दुनिया ने सराहा। ये नहीं है कि सिर्फ ये, और जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जिस तरह से मैनिपुलेट हुए, और जिस खौफ के दोस्त साहब, जिस तरह आपने कहा शुरू में भी कि असेंबली जाली है, इस्तेस्ना लिए जा रहे हैं। जी बोलिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह आपने कहा कि असेंबली जाली है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो लेकिन मसला ये कि आपके चाहने ना चाहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि हालात तो और वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है। इसका मतलब है कि आप यानी तहरीके इंसाफ जो है वो फिर सियासत से आउट ही समझे हम, अगर आपने कुछ करना ही नहीं है तो। मैं देखिए, पहली चीज ये, तहरीके इंसाफ की सियासत के अंदर क्या तहरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? क्या इस मुल्क में जमहूरियत है? मैं क्या क्या चीजों की निशानदेही करूं? हमें ना पार्टी की हैसियत हमारे इलेक्शन को अप्रूव करते हैं, हमें जीने का हक नहीं देते, जोर जबरदस्ती करते हैं, लोगों को जदोकैद करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और जिस तरीके से ये चल रहा है कि हमें न जलसे करने की इजाज़त है, न जुलूस निकालने की इजाज़त है, तो हम जिस तरीके से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और वो सबको नज़र भी आएगा। इनके हालात जो हैं बड़े नागुफ्ताबे हैं। अभी ब्रदर मेरे कह रहे थे केपीके के हालात, एक और प्रोग्राम के अंदर PMLN के भाई कह रहे थे बहुत ख़राब है। बात ये है, और वो इशारा इस तरफ नहीं कर रहे थे कि हुकूमत के दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही थी। इस साल मुल्क में दहशतगर्दी इससे पहले कभी इतनी नहीं थी, पिछले 6 सालों में। क्यों बढ़ गई? अब 4 साल से तो आप बैठे, इस वक्त बेरोजगारी सबसे ज्यादा बुलंद सतह पे, इन्वेस्टमेंट सबसे कम सतह पे। पूरा आजाद कश्मीर किसी जमात ने नहीं लीड किया, PTI ने नहीं लीड किया था PMLN के खिलाफ एहतजाज। तमाम लोगों ने मिलके कश्मीर एक्शन कमेटी बना के उसके जरिए उन्हीं ने एहतजाज किया, और फिर हुकूमत वक्त को घुटने भी टेकने पड़े। बिल्कुल ऐसा सूरत हाल हम देखिए, लेकिन यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि इतनी उजलत में, क्योंकि जिस तरह अभी कादिर मंदोखेल साहब भी फरमा रहे थे और हुज़ैफा साहब भी ये फरमा रहे थे कि इलेक्शन में क्योंकि वक्त कम रह गया, हम वापस आएंगे तो इस सवाल को हम अपने पैनल के सामने रखेंगे कि आखिर इतनी उजलत में फैसले क्यों करना पड़े, और अनवारुल हक साहब से मसला आखिर क्या था। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि उजलत में फैसलों का जिक्र हम कर रहे थे, और जिस तरह हमने देखा कि आज तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में पास हुई, और क्योंकि अगले साल ही जुलाई के अंदर इंतखाबात हैं, तो कादिर साहब जिस तरह अभी हुज़ैफा रहमान साहब भी फरमा रहे थे कि उन्होंने भी ये मशवरा दिया था कि फौरी तौर पर इंतखाबात में चले जाते हैं, तो आखिर मसला क्या था? और दूसरा, जिस तरह आप भी पहले फरमा रहे थे कि जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा हो गया, मामला सेट हो गए, फिर एक वज़ीर आज़म को घर भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, पहली बात तो ये मैं रिपीट कर दूं कि तीनों वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के PTI के थे। वो एक दूसरे को खुद जो है ना वो अदम एतमाद के वो इशू बना देते थे और हुकूमत गिरा देते। दूसरी बात, आपने सवाल किए कि PTI कहीं नजर नहीं आ रही है, तो आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब से नहीं पूछा? ये खुद भी नजर नहीं आता है। पहले तो इस्लामाबाद में डेरा डाला था, आजकल ये भी नजर नहीं आता है। सर उन्होंने जवाब तो दिया ना, वो कहते हैं कि हमें जीने का हक ही नहीं दिया जा रहा। हुज़ैफा रहमान साहब ने जो बात की है कि इलेक्शन फौरी तौर पे होने चाहिए, बात डिस्कस हुई थी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन डिस्कस इस तरह हुई थी कि अगर फौरी तौर पे इलेक्शन करे, जारी बात है कि आज अगर असम्बली तोड़ दे, कल तो इलेक्शन नहीं हो सकती है, उसके लिए तो महीना डेढ़ तो चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी से बर्फबारी शुरू हो गई है, तो 1.5-2 महीने के बाद कश्मीर में इलेक्शन तो नामुमकिन है, क्योंकि ठंड इलाका है, बर्फबारी अभी से शुरू हो गई है। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि इसको जो टाइम भी पूरा होने दे और इस हुकूमत को थोड़ा सा खींच लेते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है, हुज़ैफा रहमान साहब भी ये बात मानेंगे कि वहां पे महीने डेढ़ के बाद क्या सूरत हाल होगा, बर्फबारी जो अभी से शुरू हो चुकी है। तो इस वजह से जो है ना पीपल्स पार्टी ने कहा बर्फबारी की वजह से इलेक्शन जो है ना वो टाइम पे मार्च तक या अप्रैल। चले सर, इसका जवाब तो दे दिया, लेकिन मेरा एक और सवाल भी ये था कि जब कहूंगा कि इंतहाई मुश्किल काम है, मुश्किल जी
मेरा सवाल ये था कि जब जो अवामी एक्शन कमेटी थी बैठी, हमने देखा एहतजाज देखे, फिर हालात कशीदा हुए, उसके बाद फिर जब मुआहिदा हो जाता है, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, टाइम भी कम है और मुकाबला भी सख्त है, तो फिर मेरा सवाल ये था कि चौधरी अनवारुल हक साहब से मसला क्या था? उनको चलने देते, थोड़ी देर तो थी हो असम्बली की। देखिए, मैं आपको पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून ने हाथ खींच लिया उनसे। अच्छा। और जारी बात है, जो पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किए, नून लीग भी किए, बाकी उसके अपने थे, तो नून लीग ने सपोर्ट जब खत्म कर दिए, उसकी हुकूमत तो कायम रह नहीं सकती थी। यकीनन उसके पास वो जो एक जो अदा था 27 MLA का, तो वो तो नहीं रहा, तो वो तो ऑटोमेटिकली गिरना ही था, तो उसकी जगह तो किसी ने संभालनी थी। और दूसरी बात, मैं सख्त वक्त इस वजह से कह रहा हूं कि जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मुआहदे हुए हैं, वो मुआहदे 3-4 महीने के अंदर पूरा करना इंतहाई मुश्किल काम है, और अगर ये पूरा नहीं हो सका तो पीपल्स पार्टी के लिए अगले इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल होगा। तो पीपल्स पार्टी तो पूरी कोशिश करेगी नून लीग के साथ कि ये जो मुआहदा हुआ है अवामी एक्शन कमेटी के साथ, नहीं तो फिर सूरत-ए-हाल चेंज होगी। तो मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि सख्त टाइम है, लेकिन यकीनन फैसल मुमताज राठौर साहब, इनके वालिद साहब भुट्टो साहब के वक्त पे वज़ीर आज़म रहे, तो यकीनन वो एक सियासी घराने से और नौजवान है, और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी है आज़ाद कश्मीर के। तो मुझे पूरे यकीन है कि उनके पहले दिन की जो स्पीच और इकदाम को जो ऐलान किया है, तो मुझे पूरे यकीन है कि अवामी एक्शन कमेटी की जो उमंगों के मुताबिक वो फैसले करेंगे और मुतफ़क़ा तौर पर करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसके पास मौजूदा जो वज़ीर आज़म था, सुबह तक उनके पास तो 2 वोट थे, और तो उसके पास तो है ही नहीं, तो यकीनन सारे MLA उनके साथ बिल के और आज़ाद कश्मीर की जो बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आप कहा कि अवामी फैसले ही करने चाहिए, यकीनी तौर पर ऐसे ही है। हुज़ैफर रहमान साहब, जिस तरह कहा कि कादिर मंदो खैल साहब ने कि आपकी जमात ने हाथ उठा लिया था उनसे, तो सबसे पहले तो यही सवाल करूंगा कि क्या मसला था, क्योंकि इलेक्शन में वक्त बड़ा कम रह गया, अगर आपने इलेक्शन का इंतजार ही करना था, जब मुआहिदा भी हो जाता है, फिर हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो क्या जरूरत थी चौधरी अनवारुल हक साहब को घर भेजने की? और दूसरा, इस सूरत हाल को अगर इस तरह से देखा जाए, आप क्योंकि वजीर आजम तो आ गया पीपल्स पार्टी का, तो उनके पास टाइम भी होगा इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन की तैयारी करने का। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल कादिर मंदो खैल साहब की गुफ्तगू की तस्दीक करूंगा। हमने बिल्कुल ये राय दी थी, और इनकी तरफ से जब ये राय आई, और उस राय में काफ़ी वजन था कि अगर हम इंतखाबात का ऐलान कर दें और दिसंबर या जनवरी की डेट दें, तो इंतखाबी ना मुहिम चल सकेगी, बर्फबारी होती है। तो इसलिए फिर पीपल्स पार्टी को हमने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो हम चूंकि मरकज़ में भी लाई हैं, सूबों में भी हम लाई हैं एक दूसरे के, तो आप बनाएं। दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी का एक नुक्ता नज़र बड़ा वैलिड था। पीपल्स पार्टी और हम ये समझते थे कि गो मुआहदा हो गया था, लेकिन उस मुआहदे की कुछ शिकों पर अमल दरामद जो है वो आईनी तरमीम के जरिए होना था, और वो ज़ाहिर नए इंतखाबात के बाद होगा, लेकिन कुछ शिकों पर फौरी अमल दरामद होना था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ थे। उस हवाले से मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम थी। तो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आ गया है, तो जो चीज़ें हम फौरी दुरुस्त कर सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम राठौर साहब, बल्कि आज मैं कहीं पढ़ रहा था, कुछ उन्होंने इकदाम भी किए हैं, और कुछ चीज़ें जो मुआहदा हुआ था एहतजाजी कमेटी के लीडरान के साथ, उस पर अमल दरामद हमने शुरू कर दिया। अच्छा हुज़ैफर रहमान साहब, इससे पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ये फरमा रहे थे जब उनसे ये सवाल किया, और कादिर मंदो खैल साहब भी गिला कर रहे थे कि वो भी नजर नहीं आते, फिरदौस शमीम नकवी साहब, जब मैंने पूछा तरीके इंसाफ नजर नहीं आती, तो जवाब उनका ये था कि हमें वहाँ पे हुकूक जो उनके हैं वो नहीं दिए जा रहे, जलसे जुलूस की इजाजत नहीं जा रही। तो क्या अवामी फैसलों पर यह भी शामिल होगा कि जो एहतजाज करना चाहता है उसको उसकी इजाजत भी दी जाए, और ये गिला फिरदौस शमीम नकवी साहब कर रहे हैं? बिल्कुल, फिरदौस शमीम नकवी साहब एक सियासी कारकुन हैं, एक अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ में इनकी जगह भी नहीं है, और एहतजाज करना, पुरअमन तरीके से अपना सियासी जो है राइट इस्टेब्लिश करना, वो हर सियासतदान, हर सियासी जमात का हक होता है, लेकिन एहतजाज करना, खून रेजी करना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। यह धावा बोल देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से जो भी वजह है उनकी, उसमें ना चाहते हुए भी हो गया या उनकी मर्जी के खिलाफ हो गया, लेकिन ये बदकिस्मती है कि चाहे 9 मई हो, चाहे उससे पहले अप्रैल हो, चाहे उसके बाद अभी पिछले साल 26 नवंबर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा खून रेजी, मरो और मारो की सियासत को जो है वो प्रमोट किया है। एहतजाज माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने हमारे खिलाफ किए, हमने उनके खिलाफ किए, लेकिन एहतजाज सियासतदान का सियासी दायरे में होता है। मैक्सिमम आपके हाथ में कभी डंडे हो जाते हैं, कोई झंडों का डंडा बना लेते हैं, कोई बंदूकें लेके कभी नहीं आते आप
रियासत के खिलाफ कि रियासत भी आप गोलियां चला दें और इतने बड़े बड़े आप पत्थर लेकर आ जाएं, वो मारना शुरू कर दें, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे आप छिलवारें लटका दें, तो ये एहतजाज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि रियासत के अंदर रियासत बनने की कोशिश करना। अगर एहतजाज करना चाहते हैं, देखिए पब्लिक जो है जब पुरअमन अंदाज में निकलती है उसे कोई नहीं रोक सकता। ना किसी जलसे के एनओसी की जरूरत होती है, ना किसी हुकूमत की तरफ से जानबूझकर आंखें बंद करने की जरूरत होती है। पुरअमन लोग जो है दैट इज लाइक अ वाटर। बिल्कुल ठीक है, नहीं आप ये कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ पुरअमन नहीं है, इस पे हम जवाब लेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब का ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक आएंगे। इसके साथ साथ अब हम जो खालिद साद रफीक का जहां बयान सामने आया है आईनी अदालतों के हवाले से, उस पर भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है फिरदौस शमीम नकवी साहब। एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक गिला था 27वीं तरमीम को लेके, अब तो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा खालिद साद रफीक साहब वो भी सवालात उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, तो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? ये देखिए, पहली चीज थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, किसी के दो हजरात के जवाब देने होते हैं और मैं अकेला हूँ। पहली चीज तो कश्मीर के मामले को क्लोज करते हैं कि ये बड़ी मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात है कि एक शख्स चला गया, उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत गिर गई। भाई वो चले गए थे, दूसरे को बना देते। दूसरी चीज ये, कादिर मंदोखेल साहब को सियासत बड़ी अच्छी आती है, और क्योंकि हम एक ही शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आज ये अपनी पार्टी के साथ वफादारी दिखाने के लिए सच नहीं बोल रहे। जब हालात मुश्किल होते हैं और दूसरी जमात हुकूमत में होती है तो उसको कहते हैं कि और इसको ढील दो कि ये गिरे। ये पूरा जो जरदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के गिर्द जाल बुना हुआ है वो यही है कि दे विल फेल इन परफॉर्मेंस एंड पीपीपी विल से वी वर नॉट पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड विल कम क्लेम दोनों पार्टियों का वोट। पीटीआई को लड़ने नहीं दिया जाएगा, पीएमएलएन बदनाम हो चुकी होगी। ये इनकी सियासत है, मैं इसको बता दिया है। कादिर मंदोखेल साहब, मैं सच बोलता हूँ, इसलिए आपसे आजकल टीवी पे मुलाकात कम होती है कि चैनल्स भी घबराते हैं, चैनल्स भी मुझे लाते हुए घबराते हैं, इससे कि मैं खुल्लम खुल्ला बात कर देता हूँ। और मुझे सर देखिए, हमने तो बरमला आपको बुलाया आज। अच्छा, तीसरी चीज, अब आ जाते हैं, कितनी अच्छी बात की, हमारे पीएमएलएन के साथी काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं। वो रियासतें बताएं जो सड़कें खोद देती हैं, जो कंटेनर लगा देती हैं, जो पूरी मोटरवेज बंद कर देती हैं, जो इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना देती हैं, और फिर कहती हैं हमने कब रोका है, हमने क्या किया है। ये तो जत्थे के जत्थे आए, लड़ने के लिए आए। भाई 24 को निकले थे, कहाँ लड़ाई की, किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, क्या लोगों पे गोली चलाई जाती है? चलिए हम पे तो चला दी, वो टीएलपी वालों पे भी चला दी, लाशें भी नहीं देने को तैयार, जख्मियों की फहरिस्त भी नहीं देने को तैयार। जब मतीउल्लाह जान जैसे जर्नलिस्ट हॉस्पिटल पहुंच के रिपोर्ट करें तो उसको बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। आजादी ये सहाफत है, मैं कितना रोना रोऊं कि लाइटें बंद करके गोली चलाना। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। इसका ये कहाँ होता है जी, ये सारी काम जो है ये जुल्म सितम, ये एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगा। बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफर रहमान साहब, एक तो इसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, दूसरा जो मेरा सवाल था कि अब तो नून लीग के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं और लम्हा फिक्रिया करार देने खालिद साद रफीक साहब इसको। देखिए, जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा, मैं मुकम्मल कर दूं तीसरा हिस्सा आपका जो है, जो भी शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा, और हम सब करते हैं, मेरी इल्तिजा है इन सब लोगों से कि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। हुज़ैफर रहमान साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? होश के नाखून लीजिए और वो फैसले कीजिए जो मुल्क के हक में। गालिबन हुज़ैफर साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिरदौस साहब, आपका सर पॉइंट आ गया, सर पॉइंट आपका आ गया। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। चले सर, शमीम साहब बोल रहे थे, मेरी आदत नहीं है किसी की गुफ्तगू के। नहीं, मैंने सवाल आपकी तरफ कर दिया था, टाइम क्योंकि शॉर्ट है और टाइम फिरदौस साहब का पूरा हो गया, पॉइंट उनका आ गया। तो एक तो आप ये रिस्पॉन्ड कर दीजिए इनको, और दूसरा जो साद रफीक साहब फरमा रहे हैं लम्हा फिक्रिया, उस पर क्या शुक्रिया। मैं जी देखिए, साद रफीक साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे कॉलीग हैं, लेकिन बसा औकात वो जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की रौ में कुछ ज्यादा बह जाते हैं। साद रफीक साहब को ज्यादा मुझसे बेहतर पता होगा, मैं तो ये तिफले मकतब उन्हें क्या बताऊं।
कि जो जजेस जो है मुस्ताफी हुए हैं, तब ये जजेस कहाँ थे जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ फैसले आ रहे थे? तब अतर मिनल्ला साहब कहाँ थे जब जो है बाकायदा तौर पर आप जेल से जो है एक साबिक वजीर आजम के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार कर रहे थे कि वजीर आजम टूट जाए? तब जो है अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह कहाँ थे जब नून लीग के रहनुमा 2.5 पौने 3 साल जेलों में थे? हमजा शहबाज ने 3.25 साल गुजारे, लेकिन नैब की डीबी उनकी बेल लेने को तैयार नहीं थी। तब ये जजेस कहाँ थे जब एक मीडिया मालिक को एक प्राइवेट डिस्प्यूट केस में अरेस्ट किया गया? तब ये जो है बेलें तक नहीं उनकी होने दे रहे थे। जब एक मखसूस जो इदारा है, तब ये लोग कहाँ थे? तो साद रफीक साहब ने एक बड़े कैनवस में बात की है। मैं उनकी बात से, अगर आप एज ए नजरियाती मुझसे पूछेंगे तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप मौजूदा केस में पूछेंगे तो उनकी बात ठीक बैठती नहीं है। बेसिकली इन जजेस ने काले कोट के रूप में जो है वो सियासी जो है वो काम ये लोग कर रहे थे, और ऐसी सूरत हाल में जब आप इस हद तक सियासी मामलात में आगे चले जाते हैं, फिर जाहिर है लामहला जो मुकन्ना है, पार्लियामेंट है और मुक़द्दरा है, उसके पास आईनी तरमीम के रास्ते ही रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त जो है जी प्लीज। बिल्कुल ठीक है हुज़ैफा साहब, पॉइंट आपका आ गया क्योंकि टाइम शॉर्ट है। कादिर मंदोखिल साहब, एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहें फिरदौस शमीम नकवी जिन्होंने गिले आपके साथ किए, और दूसरा यही सवाल कि ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे जो कि क्योंकि जारी बात है हुकूमती पार्टी का वो हिस्सा है अभी भी, तो उनके इस बयान से क्या समझते हैं? सवालात नहीं उठेंगे जो तरमीम हुई है आईनी अदालत पे? जी, पहले तो फिरदौस शमीम नकवी साहब से मैं अर्ज करूँ कि अगर आप वफाकी हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के बारे में आपने कहा, तो ये भी बता दें कि अभी जो आज़ाद कश्मीर में हमारा वज़ीर आज़म है और नून लीग जो है ना वजारतें नहीं ले रही, हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही है, तो फिर उसके बारे में भी ज़रा बता दें। और दूसरी बात, ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम है, वो लगता है पार्टी से नाराज़ है और उनकी समझ में नहीं आ रही कि वो नाराज़गी किस तरह से निकालें। अब आपको मैं मिसाल दूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 100 जजेस से ज़्यादा हाई कोर्ट के जजेस है, उसमें से एक ने इस्तीफ़ा दिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नंबर एक बात। सुप्रीम कोर्ट के 26 जजेस है, 26 में 2 ने इस्तीफा दिया है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? और 2 जज तो पहले सबको पता था कि ये पीटीआई के सेक्टर इंचार्ज के तौर पे ये काम करते थे, और इनकी गुफ्तगू, इनकी जो जजमेंट है, वो सारी चीजें दबू आ रही है कि वो पीटीआई के वर्कर के तौर पे काम करते थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार का सदर, सिंध बार कौंसिल और पाकिस्तान के तमाम बार एसोसिएशन की अक्सरियत पीपल्स पार्टी और नून लीग और इंडिपेंडेंट है, और उस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ पीटीआई ने आज जो चंद वकला के सामने बात की है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये 25 बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। अली लुबेदुबाब ये है कि सारी सूरत हाल में फर्क कोई नहीं पड़ेगा, अदालतों ने काम शुरू कर दिया और अदालतें काम करेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, कादिर मंदोखिल साहब और फिरदौस शमीम नकवी, आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद होंगे साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करने जा रहे हैं जो आज एक तारीखी फैसला जिसको करार दिया जा रहा है बांग्लादेश में उनकी साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद साहिबा, जिनको सज़ाए मौत आज सुनाई गई, और ये भी बताया गया कि शेख हसीना वाजिद पर तलबा के कत्ल के अहकामात देने के जो जुर्म थे वो सच साबित होते हैं, और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की वापसी का भी मुतालबा किया है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप, और दूसरा यकीनी तौर पर यह अहम सवाल कि जो मुतालबा किया जा रहा है बांग्लादेश की जानिब से, और क्योंकि दोनों ममालिक के माबैन मुआहदा भी मौजूद है मुल्ज़िमान की हवालगी का, तो क्या भारत जो कि एक सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है इस पर अमल करेगा? जी, पहला हिस्सा तो उसका यह है कि ये बिल्कुल एन मरवजा कानून बांग्लादेश के उसके मुताबिक सजा दी गई है, और जिसका कि अंदाजा हो रहा था जिस किस्म की एविडेंस थी। दूसरा इसका आपने कुछ सवाल, दूसरा हिस्सा पूछा सवाल का, और उसका जवाब ये है दूसरे हिस्से का कि इंडिया तो हिल हुज्जत करेगा उसमें, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले रिक्वेस्ट डाल दी है और उस रिक्वेस्ट का जवाब भी इंडिया की तरफ से आ गया है। वो कहते हैं कि हम इसको देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इसमें बाइस्ड कितना है इस केस में, और साथ में ये उस ट्रीटी की जो कि 2013 में हुई थी और 2016 में दोबारा उसकी अमेंडमेंट हुई थी बांग्लादेश और इंडिया की, तो उसके मुताबिक कहाँ तक ये उतरता है। तो ये बात इंडिया पहले कर चुका कि वो इसमें
देखेगा कि कितना ये कोर्ट की क्या हैसियत थी और इसकी पॉलिटिकल नेचर क्या हो सकता है। तो ये बहाने तो अभी से शुरू हो गए, लेकिन इसके 3 स्टेजेस होते हैं। बांग्लादेश ने इंटरपोल को भी दरखास्त दे दी है, जो कि पहली रिक्वायरमेंट है, और दरखास्त के बाद होता यह है कि दूसरी स्टेज होती है कि उसे दोबारा रिव्यू किया जाता है दरखास्त के बाद, और वो रिव्यू करने में जिस मुल्क में होती हैं मुलजिम, उस मुल्क में रिव्यू किया जाता है, और दोबारा जिस तरह कि इंडिया ने बता दिया कि हम देखेंगे, तो इसका मतलब है कि उनकी जुडिशरी भी देखेगी कि उसमें क्या कोर्ट में बायस है, तो उसको तो तसव्वुर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो अपने जुडिशरी को कह देंगे। वो इसका मतलब ये हुआ कि ये काफी लंबा खींचा जाएगा, और मैं नहीं समझता कि एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल हो सकेगी, क्योंकि इंडिया का ये बहुत बड़ा एसेट है हसीना वाजिद, एक रिजीम जो कि 2009 से 16 बरस तक चलती रही और जुल्म और बर्बदियत की कहानी बदस्तूर जारी रही और मुसलसल जारी रही, और जब 1100 बल्कि 1400 स्टूडेंट्स यंगस्टर्स को जब खुलेआम कत्ल किया गया ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए और सीधी गोलियां मार के, तो वो तमाम प्रूफ उसमें मौजूद हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया की वहाँ एलिमेंट्स बांग्लादेश में हमेशा रहे हसीना वाजिद के दौर में, और वहाँ के जो इंटेलिजेंस के अंसर हैं इंडिया के, वो उनकी बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स ट्रांसफर आईजी लेवल की और सेक्रेटरी लेवल्स की उसको कराने में भी मावनतकार होते थे, बल्कि उनकी क्लियरेंस से होता था। तो ऐसी सूरत में तो इतना बड़ा एसेट उनके पास है हसीना। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं, यकीनी तौर पर इसकी मिसालें भी मौजूद हैं कि भारत की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की सूरत में, और जिसका हवाला दिया जो मुआहदा 2013 में हुआ, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता, ये तो एक चीज वाज़ेह, जिस तरह आप भी इशारा दे रहे हैं कि यकीनी तौर पर गैर जानिबदार होकर इस पर भारत तो फैसला नहीं करेगा। तो अगर हवालगी नहीं होती है मुमकिन, तो फिर बांग्लादेश के पास ऑप्शन क्या बचती है बाकी? हाँ, रेड वारंट के लिए बांग्लादेश ने पहले ही इंटरपोल को भी लिख दिया है, तो इंटरपोल ने भी दोबारा उसकी तरीकाकार इंटरपोल का ये है कि पहले रिक्वेस्ट रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको एग्जामिन करता है, एग्जामिन करने के बाद रेड नोटिस उस मुल्क को इशू करता है जिस मुल्क में वो मुलजिम मौजूद है, जैसे कि हसीना वाजिद इंडिया में मौजूद हैं, तो वहां फिर इंडियन उसकी जुडिशियल रिव्यू दोबारा करते हैं, यानी कि अपने कोर्ट को देते हैं कि इसको रिव्यू करें, और उसके बाद फिर फाइनल तौर पर सरेंडर किया जाता है मुलजिम को। तो इसीलिए तो देखिए हसीना, आप याद वादे रहे कि हसीना वाजिद जब उधर से निकली हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए भागी हैं अपने महल से, तो उसके बाद हुआ क्या है कि उन्होंने साथ साथ जैसे इंडिया में उतरी हैं, उनको उनकी इंडियन इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है, और सबसे पहला शख्स जो मिला है वो अजीत डोगल उनसे मिले हैं जब वो वहां से भाग के आई हैं। और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि बरतानिया में, बल्कि 1-2 मुल्कों में और भी कोशिश की कि यूरोप के मुल्कों में जाके रहे, लेकिन उन्होंने बड़ी रिलक्टेंस, यानी यूके ने भी रिलक्टेंस शो की, और कुछ यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने भी, तो मजबूरन उनको इंडिया में रहना पड़ा। लेकिन अब इंडिया उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है, क्योंकि इंडिया अब उनको जो पनाह देगा तो कुछ लेगा भी, जाहिर है इंडिया उस एसेट को अपने पास तैयार करके रखेगा, और बांग्लादेश में मुख्तलिफ किस्म की उनके हवारियों के जरिए कुछ न कुछ हरकत करने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए वो जरूरी है, और इसलिए वो वापस नहीं देंगे। देखिए हसीना वाजिद का बैकग्राउंड अगर आप देखें, तो उनके वालिद ने ये कानून बनाया था, जो ट्राइब्यूनल बनाया था, ये कानून 1973 में क्राइम्स ट्राइब्यूनल जो उन्होंने बनाया था, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1973 में बना, उनके वालिद ने बनाया, और आज वही कानून उनकी बेटी पर लागू हो गया, और लागू होने के बाद सजा भी उनको मिल गई। तो बात हो रही थी यहाँ कि उनको किसी और मुल्क ने पनाह देने से रिलक्टेंस जाहिर की, और अब इंडिया में ही वो महसूस होता है कि उनको प्रोटेक्शन जो मिल सकती है वहीं मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सारी सूरत हाल में जो आप भी फरमा रहे हैं, इसका लुबे-लुबाब यकीनी तौर पर देखा जाए, जो आपने भी मंजर कशी की कि नामुमकिन से लगता है कि हवालगी का जो प्रोसेस है पूरा हो जाए, और इससे पहले आप ये भी फरमा रहे थे कि लंबा प्रोसीजर है, तो इसमें कितना वक्त लग सकता है कोई नतीजा सामने आने में। और तीसरा मुझे ये भी आपसे जानना है, जिस तरह आपने कहा कि अगर भारत इनको पनाह देता है तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ इनसे वो हासिल करेगा, तो क्या ऑप्शन होगी आपकी इस सारी सूरत हाल में देखते हुए कि ऐसी क्या चीज दे सकती हैं वो उनको? नहीं, उनकी जाहिर है पार्टी है ना, अवामी लीग पार्टी वहां है, और अवामी लीग जो है वो बगल बच्चा है मुक्ति बाहिनियों का। इंडिया ने मुक्ति बाहिनियों को 3 लाख मुक्ति बाहिनियों को ट्रेंड किया, और उसको कवर देने के लिए एक अवामी लीग की कवर दी। हमेशा इंडिया जहां भी इस किस्म की
फोर्स को तैयार करता है और डिस्टर्बेंस कराने की कोशिश करता है, तो वहां वो उसको पॉलिटिकल छतरी भी प्रोवाइड करता है। तो पॉलिटिकल छतरी प्रोवाइड करने में, उसको दवाम बख्शने में, अवामी लीग तो कायम हो गई थी, लेकिन उसको दवाम बख्शने में इंडिया ने मदद की। तो वो उसी की का एक तसलसल है, उस तसलसल से आगे चल रही। तो लिहाजा अवामी लीग की वहां नुमाइंदगी तो है बांग्लादेश में, और उनके वोटर सपोर्टर भी। ये और बात है कि धांधलियों से इलेक्शन वो जीतते रहे। 350 के ईवान में वो 305 सीटें ले जाया करती थी खुद। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए मुझे आपसे फाइनल यही जानना है कि क्या पॉसिबल होगा जो मुतालबा किया गया है बांग्लादेश की जानिब से वो पूरा होता हुआ नजर आपको आता है? ना मुस्तकबिल करीब में, ना अगले चंद सालों में नजर आता है, इसलिए कि वो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, और इंडिया की तरफ से बयान आया वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो इसको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे इसमें पॉलिटिकल आंसर कितना है और बाइस कितना है और कोर्ट की हैयत और नौयत क्या है, वो देखने के बाद। और इंडिया इस दौरान में उनके वर्कर से काम लेता रहेगा वहाँ मुख्तलिफ किस्म की डिस्टेबलाइजेशन के लिए बांग्लादेश को। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे सूथ थे। और सूरत हाल का लुबेलुब अब ये निकलता है कि जो भारत है वो अनबाइस्ड होकर यकीनी तौर पर फैसला नहीं कर सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।